गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर फोटोकेमिस्ट्री एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से दो महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। तो तीन यहाँ पर टिप्पणियाँ हमें लिखनी है। वो है पहला प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम, दूसरा है क्वांटम लब्धि और तीसरा है प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं एवं प्रकाश सुग्राहीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम। ठीक है, यानी कि फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का लॉ। तो सन 1912 में स्टार्क और आइंस्टीन ने प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं का क्वांटिटेटिव अध्ययन किया तथा प्रकाश रसायन का दूसरा नियम क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया, जिसे कि फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का नियम या स्टार्क आइंस्टीन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार जब भी क्रियाकारी पदार्थ का प्रत्येक अणु जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग लेता है, एक फोटोन या प्रकाश का एक क्वांटम एब्जॉर्ब कर एक्टिवेटेड हो जाता है। अर्थात एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित कर एक्टिवेट होता है, अर्थात एक अणु एक क्वांटम। तो एक फोटोन या एक क्वांटम का अर्थ जो है वो h के बराबर ऊर्जा है, जहाँ h है प्लांक स्थिरांक तथा न्यू जो है वो अवशोषित विकिरण की आवृत्ति है। अतः पदार्थ के द्वारा प्रति मोल अवशोषित होने वाली ऊर्जा E बराबर NH, जहाँ n बराबर क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। पदार्थ के प्रति मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा E आइंस्टीन कहलाती है। और यदि हम जानते हैं कि n बराबर एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 गुणा 10⁻23 और h जो है वो प्लांक स्थिरांक यानी कि 6.625 गुणा 10⁻34 जूल गुणा सेकंड। और अगर अर्ग में लिखें तो हम प्लांक स्थिरांक की वैल्यू हो जाएगी 6.625 गुणा 10⁻27 अर्ग गुणा सेकंड। न्यू बराबर हो गया आपके C/λ, जो है आपके अवशोषित विकिरण की फ्रिक्वेंसी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, C बराबर है आपके यहाँ पर लाइट की वेलोसिटी, और इसका मान है 3 गुणा 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो E बराबर हो गया आपके NhC/λ, जहाँ पर हम यहाँ पर n की वैल्यू, प्लांक स्थिरांक की वैल्यू और लाइट की जो वेलोसिटी है उनकी वैल्यूज़ जब हम रखेंगे तो एनर्जी की का मान निकल के आएगा। E बराबर 6.023 गुणा 10⁻23 गुणा 6.625 गुणा 10⁻27 अर्ग सेकंड गुणा 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी की वैल्यू आपके कैलोरी में निकल के आएगी। ठीक है, तो एनर्जी की वैल्यू है आपके 2.859 अपॉन लैम्डा गुणा 10⁵ किलो कैलोरी प्रति मोल। और SI में इसकी वैल्यू क्या आएगी, एनर्जी की 1.96 गुणा 10⁸ अपॉन लैम्डा जूल पर मोल। तो प्रकाश ऊर्जा के एक मोल की ऊर्जा एक क्वांटम कहलाती है। अतः फोटोन और क्वांटम भी ऊर्जा की इकाइयों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। चूँकि एक अणु एक फोटोन या एक क्वांटम अवशोषित करता है, अतः पदार्थ के एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा भी एक आइंस्टीन कहलाएगी। ठीक है, तो व्यंजक 1 और 2 से स्पष्ट है कि ऊर्जा जो है वो वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होती है, यानी कि एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अर्थात पदार्थ के प्रति मोल अवशोषित ऊर्जा का मान बढ़ती हुई वेवलेंथ के साथ में घटता चला जाता है। जैसे पराबैंगनी 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के लिए ऊर्जा का मान 2.99 गुणा 10⁴ किलो जूल पर मोल निकल के आएगा। यानी कि जब हमने वेवलेंथ का मान 400 नैनोमीटर रखा तो एनर्जी का मान यह आया, और जब हम वेवलेंथ का मान 750 नैनोमीटर रखेंगे तो एनर्जी का मान क्या निकल के आता है, 1.59 गुणा 10⁻2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यानी कि उच्च ऊर्जा वाले दृश्य एवं पराबैंगनी विकिरण जो है वो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए इफेक्टिव रेडिएशंस होते हैं, जबकि ऐसे रेडिएशंस जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है यानी कि जिनकी फ्रिक्वेंसी यानी कि एनर्जी कम होती है, यानी कि ये अवरक्त लाल विकिरण रासायनिक दृष्टि से सक्रिय नहीं होते हैं, इफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है,
तो इस नियम की अब हम वैलिडिटी देखते हैं। तो एक फोटोन से उत्तेजित हुए अणु की उत्तेजित अवस्था की जो एज है वो इतनी कम होती है कि उसे दूसरा फोटोन एब्जॉर्ब करने का मौका ही नहीं मिल पाता, इसलिए एक अणु जो है केवल एक ही फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर पाता है। ठीक है। दूसरा है कि इन प्रक्रमों में प्रयुक्त प्रकाश की जो इंटेंसिटी है वो इतनी कम होती है कि दूसरे फोटोन को अवशोषित करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। लेकिन यदि हायर एनर्जी वाले लेज़र किरणों का उपयोग किया जाए तो वो मल्टीफोटोनिक प्रोसेस की संभावना बन जाती है। अब अपने सेकंड जो है टिप्पणी वो है आपके क्वांटम लब्धि, क्वांटम यील्ड। तो किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम लब्धि या दक्षता दिए गए समय में उत्पादों में रूपांतरित होने वाले अणुओं की कुल संख्या तथा उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोनों की कुल संख्या का अनुपात है। ठीक है। यानी कि किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस में जो क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता जो है वो दिए गए समय में उत्पादों में परिवर्तित होने वाले अणुओं की संख्या तथा उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोनों की कुल संख्या का अनुपात होता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता फाई प्रति फोटोन या क्वांटम प्रकाश अवशोषण से अभिक्रिया करने वाले क्रियाकारी अणुओं की संख्या है। ठीक है। यानी कि जितने क्रियाकारी अणु जो है वो क्वांटम या फोटोन का अवशोषण करके उत्पाद में बदलते हैं उसे हम क्वांटम लब्धि या क्वांटम दक्षता कहते हैं। इसलिए फाई बराबर क्या हो गया, दिए गए समय में अभिक्रिया करने वाले अणुओं की संख्या बटा उसी समय में अवशोषित होने वाले फोटोनों या क्वांटमों की संख्या। या फाई को हम निम्न प्रकार से और परिभाषित कर सकते हैं कि पदार्थ के अभिकृत होने की मात्रा बटा अवशोषित फोटोनों की मात्रा, या फाई बराबर दिए गए समय में अभिकृत मोलों की मात्रा अपॉन उसी समय में अवशोषित आइंस्टाइनों की मात्रा, या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की दर अपॉन अवशोषित आइंस्टाइनों की संख्या, या फाई बराबर अभिक्रिया की दर अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा, या फाई बराबर माइनस DA अपॉन DT यानी कि रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन अपॉन अवशोषित प्रकाश की ऊर्जा। तो इस तरह से हम जो है क्वांटम यील्ड या क्वांटम दक्षता को अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि प्रकाश रासायनिक तुल्यता के नियमानुसार क्वांटम दक्षता का मान यूनिटी होना चाहिए, लेकिन यह मान जो है वो 0 से लेकर 10⁶ तक हो सकता है। प्राथमिक प्रक्रम के लिए क्वांटम लब्धि फाई का मान हमेशा 1 होता है, लेकिन जब द्वितीय प्रक्रम होता है तब फाई का मान परिवर्तित होता है। तो क्वांटम लब्धि या दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसकी चर्चा अब हम करते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर यानी कि ताप का प्रभाव। ताप के बढ़ने पर क्वांटम लब्धि में थोड़ी सी वृद्धि होती है। जैसे अमोनिया के अपघटन की क्वांटम दक्षता 100 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर लगभग 15-20% बढ़ जाती है। इफेक्ट ऑफ वेवलेंथ यानी कि वेवलेंथ के बढ़ने पर क्वांटम लब्धि में कमी आती है। जैसा कि हम ऊपर भी देख चुके हैं कि जो है फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए हायर एनर्जी या हायर फ्रिक्वेंसी वाली जो रेडिएशंस है वो इफ़ेक्टिव होती है। फिर थर्ड है आपके इफ़ेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्वांटम लब्धि घटती चली जाती है। निष्क्रिय गैसों का प्रभाव। साधारणतया निष्क्रिय गैसों की उपस्थिति में फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जो क्वांटम दक्षता है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है। फिर है आपके नेक्स्ट जो है आपके टिप्पणी वो थी आपके प्रकाश सुग्राही अभिक्रियाएं एवं प्रकाश सुग्राहीकरण यानी कि फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन एवं फोटोसेंसिटाइजेशन। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव नहीं होती है। तो इन अभिक्रियाओं में कुछ ऐसी अशुद्धियों को डालकर इन्हें लाइट के प्रति सेंसिटिव बनाया जाता है जो कि प्रकाश को अवशोषित करके अभिक्रिया में भाग लिए बिना उसे उद्दीप्त कर सके। तो ऐसे पदार्थों को हम फोटोसेंसिटाइजर कहते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं और ऐसी रिएक्शंस को हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। तो जो फोटोसेंसिटाइजर होता है वो फोटोकेमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, वो केवल एनर्जी कैरियर की भूमिका निभाते हैं। ठीक है। तो जो मरकरी और कैडमियम की जो वाष्प है वो सामान्यतया फोटोसेंसिटाइजर के रूप में कई प्रकार की फोटोकेमिकल रिएक्शंस में काम आती है। ठीक है।
जैसे है यहाँ पे आपका मरकरी का वेपर, जब इसको एनर्जी दी जाती है तो ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं, और जब ये एक्टिवेटेड मरकरी की जो वाष्प है वो जब किसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो ये एनर्जी उसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इसके कई तरह के एग्जाम्पल है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है, जिसके फलस्वरूप ग्लाइकोजेल बनता है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शंस, अमोनिया का वियोजन, और सबसे इम्पोर्टेंट और डेली लाइफ में जो हमें एग्जाम्पल दिखता है वो है क्लोरोफिल के द्वारा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के द्वारा जो प्लांट्स में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एक फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें क्लोरोफिल जो है वो फोटोसेंसिटाइजर की भूमिका निभाता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में पौधों की जो हरी पत्तियों पर उपस्थित क्लोरोफिल जो है वो फोटोसेंसिटाइजर का काम करता है। इसकी अनुपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दोनों ही प्रकाश का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते हैं, तो क्लोरोफिल जो है वो प्रकाश का एब्जॉर्प्शन करता है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार से यूरेनिल एक्टिनोमीटर में यूरेनिल आयन जो है वो फोटोसेंसिटाइजर के रूप में काम करता है। फिर दूसरा अपना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ध्रुवणता क्या है और क्लासियस-मोसोटी इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है। तो अब हम चर्चा करते हैं सबसे पहले ध्रुवणता क्या है, ठीक है। एग्ज़ाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर मैं चर्चा कर रही हूँ, तो ध्रुवणता क्या है ये देखते हैं। तो जब किसी अणु को स्थिर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रखा जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र जो है वो उस अणु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को डिस्टोर्टेड कर देता है, और ये जो डिस्टोर्शन है वो अणु को उपस्थित परमाणुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की साम्यावस्था की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। यानी कि अणु में जो डिस्टोर्शन आया है, विकृति आई है, डिस्टोर्शन आया है, वो अणु की जो परमाणुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों की साम्यावस्था की स्थिति में जो चेंजेस आ जाते हैं, उसके कारण ये अणु में विकृति उत्पन्न होती है, ठीक है। तो यानी कि जो विकृति है वो अणु में उपस्थित परमाणुओं के नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के साम्यावस्था की स्थिति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप अणु में धनावेशित और ऋणावेशित केंद्र बन जाते हैं, यानी कि अणु का पोलराइजेशन हो जाता है और उसमें एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हो जाता है। और ये जो डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड हुआ है वो अणु पर लगाए गए स्थिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी कि म्यू इंड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, जहाँ पर E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि म्यू इंड्यूस्ड बराबर अल्फ़ा E, यानी कि म्यू इंड्यूस्ड अपॉन E बराबर अल्फ़ा, जहाँ पर अल्फ़ा बराबर क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम अणु की ध्रुवणता कहते हैं। तो अणु के वैद्युत क्षेत्र में ध्रुवित होने की सरलता का माप ही उसकी ध्रुवणता कहलाती है। यदि E बराबर 1 हो तो म्यू इंड्यूस्ड बराबर क्या आ जाएगा, अल्फ़ा, ठीक है। तो चूँकि ध्रुवणता विद्युत क्षेत्र द्वारा अणुओं में हुई विकृति के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए इसे विकृति ध्रुवणता भी कहते हैं, ठीक है। इनकी विकृति ध्रुवणता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ध्रुवणता उत्पन्न हुई है या जो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है वो विद्युत क्षेत्र के द्वारा अणुओं में हुई विकृति के कारण उत्पन्न होती है। और विकृति क्यों उत्पन्न होती है कि परमाणुओं के जो नाभिक है और इलेक्ट्रॉनों के साम्यावस्था में स्थिति में परिवर्तन के कारण विकृति उत्पन्न होती है। तो म्यू इंड्यूस्ड अपॉन E बराबर अल्फ़ा D, ठीक है। इसलिए जहाँ D का मतलब है डिस्टोर्शन, यानी कि विकृति ध्रुवणता। तो समीकरण 1 के अनुसार अणु को इकाई विद्युत क्षेत्र में रखने पर प्रेरित हुआ द्विध्रुव आघूर्ण उसकी ध्रुवणता के बराबर होता है। अब है आपके क्लासियस-मोसोटी समीकरण को व्युत्पन्न करना। तो माना कि कंडेंसर में लगाया गया स्थिर वैद्युत क्षेत्र E2 है, जिसमें से कुछ वैद्युत क्षेत्र जो है वो सतहों पर प्रेरित आवेश के द्वारा उदासीन कर दिया गया, जिससे ये विद्युत क्षेत्र E2 से घटकर E1 हो गया। यानी कि E2 बराबर क्या हो गया, E1 + 4 पाई I, जहाँ I क्या है, पदार्थ का प्रति इकाई आयतन
डायपोल मोमेंट या डाई इलेक्ट्रिक ध्रुवणता है, जिसे हम निम्न समीकरण के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि I बराबर म्यू इंड्यूस्ड गुणा N, जहाँ N क्या है, प्रति ml पदार्थ में अणुओं की संख्या। समीकरण 1 में हम E1 का भाग देंगे तो E2 बटा E1 बराबर E1 बटा E1 तो आपके 1 आ गया प्लस 4 पाई I अपॉन E1, जहाँ पर E2 अपॉन E1 बराबर क्या हो गया, D, पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, ठीक है, और D -1, जहाँ मतलब कि E2 अपॉन E1 बराबर पदार्थ का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, तो E2 बाई E1 की जगह अपन ने D रख दिया, और पक्षांतरण से 1 जब इधर आया तो आपके D -1 हो गया, और इधर बच गया आपके 4 पाई I अपॉन E1, ठीक है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, वज्र गुणा से E1 ब्रैकेट में D -1 बराबर 4 पाई I, ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E, वो कंडेंसर की प्लेटों के मध्य जो स्थिर विद्युत क्षेत्र है E2 और माध्यम प्रेरित द्विध्रुव के कारण उत्पन्न बल -4 पाई I तथा गोलाकार द्विध्रुव के तल पर प्रेरित आवेश 4/3 पाई I पर निर्भर करता है, यानी कि E बराबर E2 प्लस 4/3 पाई I माइनस 4 पाई I। अब समीकरण 1 से E2 का मान हम समीकरण 5 में रखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि E2 बराबर क्या था, E1 प्लस 4 पाई I, ठीक है। तो E2 का मान रखा हमने E1 प्लस 4 पाई I प्लस 4/3 पाई I माइनस 4 पाई I, ठीक है। तो 4 पाई I और माइनस 4 पाई I आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो E बराबर E1 प्लस 4/3 पाई I बच गया। तो समीकरण 4 से 4 पाई I का मान समीकरण 6 में रखेंगे। तो समीकरण 4 में हम देख रहे हैं कि 4 पाई I का मान क्या है, E1 ब्रैकेट में D -1, ठीक है। तो जब ये मान रखेंगे तो E बराबर E1 प्लस 1/3 E1 ब्रैकेट में D -1, क्योंकि 4 पाई I का मान क्या है आपके समीकरण 4 में, E1 ब्रैकेट में D -1, ठीक है। तो जब ये मान रखा तो आपके 4 पाई I की जगह ये मान रखा, तो E बराबर हो गया E1 प्लस 1/3 E1 ब्रैकेट में D -1, और जब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्ती लिया जाएगा तो E का मान निकल के आ जाएगा E1/3 ब्रैकेट में 2 प्लस D, ठीक है। अब E का मान जब यहाँ रखेंगे तो E बराबर क्या होता है, म्यू इंड्यूस्ड अपॉन अल्फ़ा, ठीक है, यानी कि E बराबर हो गया आपके म्यू इंड्यूस्ड अपॉन अल्फ़ा। तो समीकरण 2 से म्यू इंड्यूस्ड का मान जब रखा जाएगा तो E1/3 ब्रैकेट में 2 प्लस D बराबर 1/n अल्फ़ा, ठीक है। 1/n अल्फ़ा नहीं बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे I/n अल्फ़ा, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पर समीकरण 2 में I बराबर क्या था, म्यू इंड्यूस्ड गुणा n, ठीक है। तो म्यू इंड्यूस्ड का मान क्या आ जाएगा, I/n, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहाँ रखेंगे हम, तो E1/3 ब्रैकेट में 2 प्लस D बराबर I/n अल्फ़ा। तो I बराबर क्या हो गया, n अल्फ़ा E1/3 ब्रैकेट में 2 प्लस D। अब I का जो ये मान है वो हम समीकरण 4 में रखेंगे, तो E1 ब्रैकेट में D -1 बराबर 4 पाई I का मान क्या रखा, n अल्फ़ा E1/3 ब्रैकेट में 2 प्लस D, ठीक है। यानी कि D -1 बराबर क्या हो गया, 4 पाई n अल्फ़ा E1 अपॉन 3 गुणा E1, जो कि पक्षांतरण से आया है वो E1 भी नीचे आएगा और ब्रैकेट में 2 प्लस D आ जाएगा। अब ऊपर वाले E1 से नीचे वाला E1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 प्लस D जो है वो वज्र गुणा से D -1 के नीचे आ जाएगा। तो D -1 अपॉन 2 प्लस D बराबर 4/3 पाई n अल्फ़ा। तो यदि पदार्थ का अणुभार m है
और जो घनत्व है वो रो है, तो इकाई आयतन में पदार्थ के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, स्मॉल n बराबर कैपिटल N गुणा रो अपॉन m, जहाँ पर n क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। तो n का जो ये मान है वो समीकरण 11 में जब हम रखेंगे तो d-1 अपॉन d+2 बराबर 4/3 पाई n रो अपॉन m गुणा अल्फ़ा। ठीक है, यानी कि d-1 अपॉन d+2 गुणा वज्रुणा से m ऊपर आ जाएगा और रो नीचे चला जाएगा। तो इधर क्या बचेगा आपके राइट हैंड साइड में 4/3 पाई n अल्फ़ा या P1, जहाँ P1 जो है वो पदार्थ का प्रेरित मोलर ध्रुवण कहलाता है, प्रेरित मोलर ध्रुवण। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, P1 का मान होता है 4/3 पाई n अल्फ़ा। और इस समीकरण 12 को ही हम क्लासियस मोसोट्टी इक्वेशन कहते हैं। ओके।